हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास शर्मा एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनफिल्टर्ड हिस्ट्री पर। तो दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए हमारी पीवाईक्यू सीरीज में हमने 2023, 24, 25 के पेपर पूरे कर लिए हैं और ये 2022 का बचा हुआ पार्ट आज हम इसको भी पूरा कर लेंगे। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 61। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया है क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है। ये 8 अगस्त को शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं, तो आयोग ने इसको हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। पोथी पर जगमुआ पंडित भयाना कोय, ढाई अखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कबीर जी की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। हम सबको पता है, हरिहर और बुक्का ने, हरिहर और बुक्का प्रथम कहेंगे, बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। बहमनी साम्राज्य के ये दो सामंत थे। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? तो इसमें नील की खेती तिनखटिया पद्धति से पहचानी जाती थी। हम थोड़ा यहाँ तिनखटिया पद्धति और चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार के चंपारण में अंग्रेजों के द्वारा तिनखटिया पद्धति चलाई गई थी, जिसमें अपने खेत के 1/3 भाग में नील की पैदावार करनी होती थी। जब डाई का उत्पादन होने लगा तो नील की खेती जो है कि मतलब नील का उत्पादन कम होने लगा और इसी के चलते किसानों को नुकसान हो रहा था। तब उन्होंने गांधी जी को इसके लिए विरोध किया और गांधी जी को बुलाया था सत्याग्रह करने के लिए, चंपारण सत्याग्रह करने के लिए। तो बिहार से राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को और राजेंद्र प्रसाद जी को और उनके साथियों को बुलाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? परमहंस मंडली, तो परमहंस मंडली की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। ये प्रार्थना समाज की पूर्वगामी था। ठीक है। और दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी, दादोबा पांडुरंग लिख देता हूँ मैं यहाँ, दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम। ठीक है। ये दोनों लोगों ने की थी 1849 में, ये भी लिख देता हूँ, 1849 में की थी। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। तहकीक हिंद किताब के लेखक कौन है? तो तहकीक हिंद किताब के लेखक इसमें ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, अलबरूनी और अब्दुल रज्जाक। तो इसका आंसर अलबरूनी है। तहकीक हिंद के लेखक हैं जो अलबरूनी हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना भी महाराष्ट्र में हुई थी और इनकी स्थापना भी आत्माराम पांडुरंग जी ने, केशवचंद्र सेन ने की थी। और इसमें जाति प्रथा के में कोई स्थान नहीं था। महिला शिक्षा को अग्रसर कर रहे थे ये लोग। और ये 1867 में महाराष्ट्र में हुई थी। आत्माराम पांडुरंग और केशवचंद्र सेन जी थे। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। परंपरा के अनुसार अलवारों और नैनारों की संख्या कितनी थी? हम थोड़ा यहाँ पहले अलवार और नैनारों के बारे में बात कर लेते हैं। ये दक्षिण के भक्ति कवि थे। अलवार यानी कि विष्णु पूजक, नैनार यानी कि शैव पूजक, शैव और वैष्णव, ये वैष्णव थे और इनकी संख्या 12 और 63 थी। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के मुख्य नेता सिद्धो भगत और कान्हो भगत या कूना भगत या कान्हो, कई इनको बोलते हैं, कान्हो भगत या सिद्धो भगत थे। ठीक है। संथाल विद्रोह 1855 से लेके 1856 में स्टार्ट हुआ था। सिद्धो भगत और कान्हो भगत। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं? तो बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित नहीं है? सांची में स्थित नहीं है और बलसार में स्थित नहीं है। सांची एवं बलसार में ये बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं। ठीक है। अजंता में भी हैं और बाग में भी हैं। क्वेश्चन नंबर 71
देखते हैं। मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहले अब क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, इसमें आपको बताऊंगा कैसे एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ेंगे। बघेलखंड में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है, ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है, क्योंकि बघेलखंड में बिल्कुल पाई जाती है लाल और पीली मिट्टी। एलुवियल सॉइल ऊपर पाई जाती है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी ऊपर पाई जाती है। मालवा में काली मिट्टी पाई जाती है नीचे, और ये इधर पूर्व में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। थोड़ी जलोढ़ मिट्टी थोड़ी नीचे भी पाई जाती है साउथ में, हाँ साउथ एमपी में पाई जाती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन है लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है। अब उर्वरता अधिक होती है, इसको थोड़ा हम देखते हैं, थोड़ा यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते हैं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। ऊपरी में साधारण काली पाई जाती है, यानी कि ये नीमच मंदसौर के तरफ कम साधारण पाई जाती है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो ये भी बात सही है। चंबल के क्षेत्र की बात हो रही है, उत्तरी पश्चिमी भाग की तरफ बिल्कुल पाई जाती है। तो ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर कौन कौन से यहाँ सही होंगे, इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे? तो एक ऑप्शन सही होगा क्योंकि पीली मिट्टी पाई जाती है, और मालवा पठार में गहरी, तीसरा सही होगा, और चौथा मध्य प्रदेश में उत्तरी पश्चिम भाग में, ये चौथा सही होगा। 1 3 4। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि लाल पीली मिट्टी में उर्वरता कम होती है, लाल पीली मिट्टी में उर्वरता बहुत कम होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। निम्नलिखित जिलों में मैग्नीज के बड़े भंडार किसमें स्थापित हैं, यानी कि कहाँ स्थापित हैं? तो मैग्नीज सबसे ज़्यादा बालाघाट में पाया जाता है। बालाघाट में 3-4 खदानें हैं, भारवेली, रमरमा, सीता पठार, मिरगपुर, किरोड़ी। भारवेली, सीता पठार, भारवेली, ठीक है, रमरमा, किरोड़ी और मिरगपुर, ये खदानें हैं बालाघाट में मैग्नीज की। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? गौर से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, सही नहीं है। पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिण भागों की तुलना में कम होता है, यानी कि ये कह रहा है शीत ऋतु में, यानी कि सर्दियों में मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग का तापमान दक्षिणी भाग की तुलना में कम होता है। तो ये बात भी सही है क्योंकि सूर्य है जो डाउनवर्ड चला जाता है, यानी कि दक्षिण की ओर चला जाता है, तो तापमान में अंतर आ जाता है, ठीक है। और वैसे भी मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग गर्मी में अत्यधिक गर्म और सर्दी में अत्यधिक ठंडा रहता है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है, ये भी सही है क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और बे ऑफ बंगाल से होती है, तो इस क्षेत्र में पहले वर्षा आती है। बिल्कुल सही बात है ये, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिलों में तापमान कम रहता है, ये गलत है यहाँ, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक रहता है और शीत ऋतु में तापमान कम रहता है, नहीं गर्मी में गर्मी अधिक, सर्दी में सर्दी अधिक, तो ये ऑप्शन यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा, ये गलत है। और सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क ऋतु में होती है, ये भी सही है। तो यहाँ ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी गलत था, हाँ ऑप्शन नंबर सी गलत था। 1 मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। बीना नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो बीना नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? बीना नदी मेरे हिसाब से ये बेतवा की सहायक नदी होनी चाहिए, हाँ ये बेतवा की सहायक नदी है, ये बेतवा की सहायक नदी है। नदियाँ आपको मुख्यतः नर्मदा, ताप्ती, मैंने कई वीडियो में, पिछली वीडियो में बता रखा है, नर्मदा, तापी और माही पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि और नदियाँ ऐसे पूछी जाएंगी वो आप पढ़ के भी जाएंगे तो याद नहीं रहेंगी, तो इतना लोड नहीं लेना है उन क्वेश्चनों का। 3 नदियों को अच्छे से पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? तो अखरानी और मथवार सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, पश्चिमी सतपुड़ा की, और सतपुड़ा चंबल और सतपुड़ा के, बिंदु और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा जाती है, चंबल नहीं बिंदु नर्मदा जी जाती हैं, और ये पश्चिमी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, पश्चिमी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये पश्चिमी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, हाँ ये पश्चिमी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका आंसर
मंदसौर है, ठीक है, इसका आंसर मंदसौर है। थोड़ा हम यहाँ वर्षा ऋतु के बारे में, मध्य प्रदेश की वर्षा ऋतु के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में अरब सागर और दोनों तरफ से वर्षा होती है, अरब सागर और बीओबी से वर्षा होती है, इनके बंगाल की खाड़ी से, बे ऑफ बंगाल से, समुद्र और बंगाल की खाड़ी शाखा, ठीक है। अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की तरफ से होती, बंगाल में वर्षा होती है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है, औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसका हम ऑरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम डार्क कर लेते हैं, एक ऐसे, मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। सबसे अधिक औसत वर्षा बालाघाट है, सबसे अधिक औसत वर्षा बालाघाट में होती है। सबसे कम औसत वर्षा वाला जिला भिंड है, सबसे कम भिंड में होती है, गोहद में। कहाँ होती है? गोहद में। गोहद में सबसे कम वर्षा होती है भिंड जिले में, ठीक है। और सर्वाधिक दर्ज की गई वर्षा पचमढ़ी में 215 सेंटीमीटर, और इसलिए इसे मध्य प्रदेश का चेरापूंजी भी कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा चेरापूंजी और मौसम में होती है, ठीक है। सबसे कम वर्षा गोहद भिंड 55 सेंटीमीटर मैंने बताया था। पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, यानी कि इधर और इधर, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तभी बुंदेलखंड में और सबसे ज़्यादा भिंड गोहद में, इसलिए वर्षा बुंदेलखंड और मध्य भारत के ऊपरी पठार में, यानी कि चंबल इलाके में कम होती है। कुल वर्षा का लगभग 80 से 90% हिस्सा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। ये हम जानकारी हमने ले ली है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये श्योपुर का वन क्षेत्र सबसे सर्वाधिक है। और मध्य प्रदेश में कुछ एरिया हैं जैसे मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल और श्योपुर, यानी कि मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ठीक है, छिंदवाड़ा और बैतूल यहाँ जिले मतलब वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं। इन 4-5 जिलों में सबसे ज़्यादा श्योपुर में वैसे, और इन 4-5 जिलों में वन क्षेत्र सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई का कुएं एवं तालाबों से, कुएं एवं ट्यूबवेलों से होती है। इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ, ये इसका आंसर है। मध्य प्रदेश में सिंचाई का मुख्य स्रोत ट्यूबवेल है। मध्य प्रदेश में सिंचाई का मुख्य स्रोत ट्यूबवेल हैं, ठीक है, और कुएं हैं। लगभग 67.3% सिंचाई ट्यूबवेल और कुएं से होती है। मालवा और नर्मदा घाटी क्षेत्र ट्यूबवेल से सिंचाई सबसे अधिक प्रचलित है। मतलब मालवा और नर्मदा घाटी में ट्यूबवेल सिंचाई सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जबकि बुंदेलखंड और सतपुड़ा क्षेत्र में कुओं की सिंचाई आम है। मतलब बुंदेलखंड और सतपुड़ा क्षेत्र में कुओं से ज़्यादा सिंचाई होती है, ठीक है। ट्यूबवेल नलकूप उज्जैन जिले में ट्यूबवेल के माध्यम से सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से उज्जैन जिले में सिंचाई की जाती है, जहाँ 71,630 ट्यूबवेल हैं। 71,630 ट्यूबवेल हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। उच्चतम घनत्व इंदौर जिला 23.8 ट्यूबवेल, मतलब ट्यूबवेल का ये घनत्व पूछ रहा है, तो 23.8 वर्ग किलोमीटर पर ट्यूबवेल द्वारा सिंचित कुल क्षेत्र इंदौर में, कुल क्षेत्रफल इंदौर, ठीक है। एक मिनट, हाँ, यहाँ कुछ थोड़ा गलत हो रहा है, ये पॉइंट थोड़ा छोड़ दें, ये पॉइंट थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है। इसके बाद देखते हैं कुओं के माध्यम से अधिकतम सिंचाई मंदसौर जिले में होती है, ठीक है। ये 2 फैक्ट थोड़ा छोड़ दें, ये मुझे कुछ गलत लग रहे हैं, इनको बाद में क्लेरिफाई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ थे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 79 पे देखते हैं। मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसके ऑप्शन है, लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, जबलपुर जिले में उत्तर पूर्व भाग में हेमेटाइट के जमाव हैं, एक उत्तर पूर्व हेमेटाइट। तीसरा इसका ऑप्शन देखते हैं, तीसरा इसका ऑप्शन देखें, यहाँ के जमाव में
अभ्रक और सिलिका की मात्रा अधिक है। चौथा इसका ऑप्शन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद लौह अयस्क भंडार घट गए हैं। देखो ये बात तो बिल्कुल सही होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो अयस्क भंडार भी घटेंगे। ठीक है, दूसरा बात यहाँ देखते हैं, एक पॉइंट और एलिमिनेट करते हैं, यहाँ के जमाव में अभ्रक और सिलिका की मात्रा अधिक है। एक नॉर्मल सा पॉइंट है, बिल्कुल अधिक होगी। ठीक है, क्योंकि अभ्रक और सिलिका लोहे के मेन खनिज और होते हैं, मतलब मेन खनिज होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, जबलपुर जिले के अंदर उत्तर पूर्वी भाग में हेमेटाइट जमाव है। या ये बात भी सही है, क्योंकि सबसे, हाँ ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए गलत है, लौह अयस्क उत्पादन मध्य प्रदेश देश में तीसरा स्थान, क्योंकि ये फैक्चुअल एक तो, और ये ऑप्शन तीनों सिंपल हैं, इनमें कोई फैक्ट नहीं है, तो ये एलिमेंट जल्दी हो जाएगा। तीसरा स्थान ना होके हुए बल्कि 5वें से 6वां स्थान है, 5th से 6th स्थान, कभी कभी 5वां आ जाता है, कभी 6th आ जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखें आप मध्य प्रदेश के बारे में। क्वेश्चन नंबर, हाँ एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, निम्नलिखित सिंचाई परियोजना और उनके स्थानों के युग्मों को कौन सा गलत है। तो इसमें बरना रायसेन, कोलार सीहोर, सुक्ता बैतूल और पुनासा खंडवा। तो ये सुक्ता बैतूल वाला गलत है, ये खंडवा में है। हाँ ये खंडवा है और बैतूल के किनारे पे है खंडवा, ये खंडवा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है। तो भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति यानी क्लीमेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल नंबर 72 से प्राप्त होती है। इसमें 5 तरह के रिट हैं जिनमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति होती है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, भौतिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे। एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। तो आदरणीय जवाहरलाल नेहरू, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा कहे गए शब्द हैं। भारतीय, एक मिनट इसको हम हटा देते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 61 है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल और केवल भारतीय संविधान के उल्लंघन के लिए लग सकता है, इसमें भी लिखा गया है। मैंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन या गंभीर कदाचार के मामले में ही लगाया जा सकता है। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव को कम से कम 1/4 सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रस्ताव को सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अनुमोदित किया जाता है। ठीक है, एक सदन में पारित होने के पश्चात या दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेश व्यापार का लाभ है। तो सबसे बड़ा इसका आंसर है बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आप 24 अप्रैल को पेपर देने जाने से पहले एक बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण और उनके एस्टेब्लिश ईयर जरूर देख के जाएं, क्योंकि 2023 में भी, हाँ 2023 या 24 में भी 1-2 क्वेश्चन नाबार्ड से पूछा, और सिडबी और नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा गया था 23 या 24 में, अगर याद कर पा रहा हूँ 23 में शायद। तो एक बार ये आप जरूर देख के जाएं। ठीक है, तो इसका 1949 है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। तो इसका आंसर अनुच्छेद 222 है, इसका आंसर अनुच्छेद 222 है। हम इसको यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं, अनुच्छेद 222, एक मिनट। हाँ, अनुच्छेद 222 के तहत भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करने के बाद एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का तबादला कर सकते हैं। अनुच्छेद
27 राज्य के भीतर अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय को प्राथमिकता नियंत्रण प्रदान करता है। अनुच्छेद 230 क्या करता है? उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों से संबंधित है। और अनुच्छेद 237 केंद्र शासित प्रदेशों पर प्रावधानों के लागू होने का प्रावधान करता है। इसी के पश्चात क्वेश्चन नंबर, इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। एक मिनट, ये कहाँ, हाँ 80, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो ये नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946 में किया था। 13 दिसंबर 1946 में किया था। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। भारतीय संविधान का 91वां संशोधन प्रदान करता है, कौन सा अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन है मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना, ये इसका अंतर है। मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना ये 91वें संशोधन से होता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की थी? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम ने, हाँ 1919 का भारत शासन अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की थी। और 1935 के अधिनियम ने केंद्र में दायर की यानी कि द्वैध शासन की स्थापना की थी। इसमें हस्तांतरित और रिजर्व हस्तांतरित और रिजर्व रहते थे। रिजर्व विषय गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी के साथ करता था, और ट्रांसफर जो हस्तांतरित विषय होते थे वो मंत्रिपरिषद के साथ करता था, चुने हुए मंत्रियों के साथ, ठीक है। और रिजर्व में इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी, जैसे रक्षा, व्यय और बजट वगैरह। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो ये महात्मा गांधी जी द्वारा कथन है, महात्मा गांधी जी द्वारा ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करने के लिए दिया जाता है। एक्चुअली ये NRI को दिया जाता है, विदेशों में हिंदी भाषा का प्रसार करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूरसिंह बारासिंगा नामक एक शुभांकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसको सभी जानते हैं, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है, ये कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 93 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? तो आयोग ने इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दिए हैं, C और D। इसके सभी क्वेश्चन सही है और इसमें नहीं पूछा गया, तो ये थोड़ा डाउटेबल क्वेश्चन है। इसमें इसके चारों ऑप्शन सही है आयोग के हिसाब से, C और D है इसमें। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उनकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? तो ये किस स्तूप के बारे में बात कर रहे हैं? तो ये सांची स्तूप है, ये सांची स्तूप इसका आंसर है। सांची स्तूप में अशोक की 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, सादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो इनका संबंध इंदौर जिले से है। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गंगेदेव एवं उनकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया है? तो इसका आंसर इब्न बतूता है। इब्न बतूता ने कलचुरी शासक गंगेदेव एवं उनकी राजधानी त्रिपुरी का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत है? तो साकेत रामायण कला संग्रहालय ओरछा, ये सही है। प्रेमचंद सृजनपीठ उज्जैन, ये सही है। मुक्तिबोध सृजनपीठ सागर, ये सही है। तुलसी बोध संस्थान भोपाल, ये गलत है। तुलसी बोध संस्थान चित्रकूट में है। गांव का नाम नया गांव चित्रकूट में है। और इसमें क्या, तुलसीदास जी के जीवन एवं साहित्य और मानस से संबंधित अध्ययन एवं शोध होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? तो पंडित द्वारका प्रसाद
लोकमत समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो इनका प्रमुखता गोंड चित्रकला से इनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? तो ये दसपुर से संबंधित है। ये एक्चुअली मंदिर है या प्राचीन मंदिर है जिनका निर्माण 5वीं 6वीं शताब्दी में हुआ था। यह मंदिर चट्टानों को काटकर बनाया गया है। यह महाराष्ट्र में एलोरा में स्थित चट्टानों को काटकर बनाई गई ऐतिहासिक धरोहरों में से मिलता जुलता है। ठीक है। प्रारंभ में यह भगवान विष्णु को समर्पित था, बाद में इसे शिव मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया। परिणामस्वरूप गर्भगृह में हरिहरा की प्रतिमा है के साथ एक शिवलिंग भी स्थापित है और महाशिवरात्रि इसका मेन फेस्टिवल है। तो आज हमने 2022 का पेपर भी कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।